2025 खत्म होने को आ रहा है, 2026 में 21वीं सदी का एक क्वार्टर यानी कि एक चौथाई जा चुका है। अर्लिंग हालैंड ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा मैनचेस्टर सिटी के गोल मार रहा है। एम्बापे 60 गोल एक साल में पेल रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 957 गोल पे हो चुका है। लियोनल मेसी 8 बैलन डोर जीत गया इस सदी में, 9वां भी जीत लेगा वो। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वुल्वरहैम्पटन से ड्रॉ कर गई अपने लास्ट गेम में। ये रूबन एमरिम है, ये रूबन एमरिम मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूकासल यूनाइटेड को हराया। और पता है रूबन एमरिम का मेरे को लगता है जो दिमाग है ना वो भाई, वो जितना स्मार्ट दिखता है ना वो उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। वो क्या करता है कि वो बहुत ही चूते चूते टीम से हार जाता है। ठीक है, बहुत ही मतलब उसके सामने अगर कालिया, छोटा भीम, जग्गू बंदर, राजू, चुटकी, इंदुमती, ठीक है, राजा इंदर सिंह, इनकी टीम के अगेंस्ट वो हरवा देगा यूनाइटेड को, मजाक सेट के हरवा देगा। और अगले ही हफ्ते फिर न्यूकासल यूनाइटेड से जीत जाएगा। फिर उसके अगले हफ्ते फिर आप टप्पू, सोनू, पिंकू और कौन है इनमें, गोलू, गोगी, पोपटलाल, रीटा रिपोर्टर, इनसे करवा दो, फिर हार जाएगा। वो ऐसा ही है, वो 4-5 गेमों के बीच में एक गेम जीत जाता है तो फिर वो सैक नहीं होता, बच जाता है, फिर वो बच जाता है, फिर वो आता है वो अपने उसमें मैंने पहले बताया था ये यूनाइटेड है, 2026 हमारा है, हमारा। और फिर अगले 6-7 गेम में फिर वो वापस बैक टू बेसिक्स हो जाता है, फिर वो इनसे हार जाता है। आर्सेनल वर्सेस एस्टन विला, देखो पहली बात तो यस इट वाज वन ऑफ द वेरी वेरी बॉक्स ऑफिस मैच, ना ही सिर्फ इसलिए क्योंकि एस्टन विला तीसरे नंबर पे है और एस्टन विला ने पिछले 1.5-2 साल में आर्सेनल के कई विनिंग स्ट्रीक तोड़े हैं, कई टाइटल चार्ज तोड़े हैं। और एस्टन विला ही वो टीम होती थी जो कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के लिए रास्ता खोलती थी कि वो आर्सेनल को टॉपल करके प्रीमियर लीग जीते। और सबको पता है उनई एमरी की तो आर्सेनल से कैसी किलस्ती है। अब उनई एमरी मना करता है कि नहीं भाई आर्सेनल से उसकी कोई गैर नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीम 4-0 से हार गई, हारी जीत तो चलती रहती है, अगर आपके अपने एक्स क्लब से अगर कोई गिला शिकवा नहीं है तो फिर हाथ तो मिला लेना चाहिए था भाई। आर्टेटा ने ऐसा भी क्या किया है, बट उनई एमरी ने हाथ नहीं मिलाया मैच के बाद और भाग गए, दिखा नहीं भाई, वो टाप टूक के भाग गया वो। ये मैच मेरे को बढ़िया लगा, ठीक है, और मैं तो बल्कि इस हद तक भी कहूंगा कि आर्सेनल ने अपना बेस्ट गेम खेल दिया है। अगर इस सीजन की बात करें, एस्टन विला को 4-0 से थपेड़ की बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पहले 15-20 मिनट मेरे को एस्टन विला यहां पर आर्सेनल को एक्सप्लॉइट करती हुई दिखी नहीं। और ये वो गेम था जहां पर आर्सेनल ने ना ही सिर्फ अपने टैक्टिकल वर्सेटैलिटी, ना ही सिर्फ अपने स्कोर डेप्थ की बात करें और अपने रूथलेसनेस की हमको एक झलक दी, उसका एक प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। मेरे को 2-3 यहाँ पर क्वेश्चनेबल रेफरी के डिसीजन लगे, बट ये सब क्या चलता रहता है, ठीक है, आज आर्सेनल के फेवर में, कल किसी और के फेवर में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विदाउट डेक्लन राइस, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे भाई डिफेंसिव इंजरीज वगैरह हैं, लेकिन साका बढ़िया खेल गया। फॉर मी आई थिंक द मैन ऑफ द मैच शुड बी जुबिमेंडी। ओडेगार्ड अपने बेस्ट पे आ रहा है, ओडेगार्ड, जुबिमेंडी, मिकेल मेरेनो। और अगेन भाई व्हेन यू हैव प्लेयर लाइक ट्रोसार्ड, भाई ट्रोसार्ड वो प्लेयर है जो कि आपको 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस हर हफ्ते नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा प्लेयर आपके स्क्वाड में जो कि कंसिस्टेंट आपको 7 और 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस देगा, भाई वो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके ऊपर से जब आप विलियम सालिबा, डेविड राया और गैब्रियल की बात करते हो, भाई आई थिंक डेविड राया लास्ट उसका स्टिंकर कब आया था मेरे को नहीं पता, और वो भी भाई वो हमें आर्सेनल के डिफेंसिव रिकॉर्ड के बारे में सबको पता है, आर्सेनल किस तरीके से गेम्स को क्लोज करती है, डिफेंड करती है, तो सबको लगता है कि यहाँ पर डेविड राया को एक्चुअली में यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाता होगा। और बात भी सही है, डेविड राया को जाना जाता है उसके इन पोजीशन पासिंग, मतलब एक टाइम था जब एडरसन को भगवान माना जाता था इन पोजीशन गोलकीपर हो गए, ये तो अलग खेलता है लेवल पे, बट अगर आप डेविड राया की पासिंग देखोगे, उसका कॉन्फिडेंस देखोगे, उसके अलावा अगर आप उसके शॉर्ट स्टॉपिंग मूवमेंट्स देखोगे ना भाई, टॉप नॉच। वहीं एमिलियानो मार्टिनेज के साथ भाई इस सीजन थोड़ा सा डामाडोल ही चल रहा है। वो कमांड, वो कॉन्फिडेंस, वो पूरा का पूरा जो ऑरा था वो अब ऊज होता हुआ नहीं दिख रहा है। पर्सनली आई थिंक यहाँ पर मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उसके बैक पेन वगैरह कुछ सीन भी है, और बट स्टिल आई थिंक 2-3 गेम मैंने एस्टन विला के देखे हैं और वहाँ पर एमिलियानो मार्टिनेज जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉपअप होकर निकलता था प्लेयर, वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर मिसिंग है। अगेन भाई वर्ल्ड कप ईयर है, अर्जेंटीना को चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा चाहिए, स्केलोनी तो रो देगा भाई। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम लूंगा और सहूलियत से बात करना चाहूँगा। न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, जब आपको समझ में आ रहा है कि आप बैक फोर पे अच्छा खेल रहे हो, आपके प्लेयर्स उसको अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं,
पैट्रिक डोरगू की बात करें या फिर किसी और प्लेयर की बात करें, ये यूनाइटेड के प्लेयर्स बैक फोर में कंफर्टेबल दिख रहे हैं, ये सबको पता है। हालांकि रूबन एमरिम आज फिर से एक बार बैक थ्री पे गए और उसके बाद जब यहां पर वुल्वरहैम्पटन, ये वो टीम है जिसने इस पूरे कैलेंडर ईयर में मात्र 2 या 3 पॉइंट उठाए आउट ऑफ 50-60 पॉइंट पे से सिर्फ 2 या 3, और उनमें से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट है उनके होम पे। ये वो टीम है जो कि इस कैंपेन सिर्फ 1 या 2-3 पॉइंट्स पर है और ये रेलीगेट होने वाली है, और ये इस गेम में ड्रॉ से ज्यादा डिजर्व करते थे। अब आई नो यहां पर काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई क्या है ये बैक थ्री बैक फोर, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि भाई जब आपकी टीम, देखो सिंपल सी बात है, आप सिंगल हैंडेडली ये मैच पे क्यों इतना बवाल कटने वाला है, वो इसलिए क्योंकि वुल्वरहैम्पटन है, ठीक है। और न्यूकासल यूनाइटेड को हराने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड उस पर जो फाउंडेशन ले करना था, जो आपको कंसिस्टेंसी बनानी थी, जब आप खुद कह रहे थे कि भाई बैक फोर जा सकते हैं, बैक थ्री नहीं खेल सकते, तो फिर आप वापस बैक थ्री पे क्यों आए? मे बी बिकॉज यहां पर वो सोच रहा था कि भाई मेरी जो खुद का आइडियोलॉजी में सोच रहा हूं, मैं जो पका रहा हूं, ये जो मैं बैक थ्री पका रहा हूं, ये काम कर सकती है और मैं मेक श्योर करूंगा कि ये काम करेगी, बिकॉज दिस इज माई आइडियोलॉजी एंड इट डिडंट वर्कड आउट। वुल्वरहैम्पटन ने तोड़ा है, प्रताड़ित किया है, हरासमेंट हुई है, स्पोर्टिंग। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा नहीं है कि ये बैक फोर में बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल बढ़िया खेल रहे थे, क्योंकि तुमको पता है यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकासल यूनाइटेड सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट तिनके के लिए ये मोहताज थे। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास अब वो इंडिविजुअल क्वालिटी बारिंग ब्रूनो फर्नांडिस है नहीं। अगर आप एक गेम देखोगे ना, तो है तो देखो सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, बदसूरत ही गेम प्ले है, ठीक है, बदसूरत गेम प्ले है, बहुत ही नेट नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि प्लेयर्स भी नेट नेगेटिव है, मैनेजर तो है ही नेट नेगेटिव, मैनेजर की तो वैसी फटी रहती है। लेकिन उसके अलावा जो चांसेस इन्होंने मिस किए हैं, व्हेन यू प्ले दिस बैड, जब आप इतना गंदा खेलते हो, जब आप इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस, लो ऑन मोरल और लो ऑन टैक्टिकल क्लैरिटी है, तो मेरे को लगता है कि भाई यू शुड पिक अप योर चांसेस, यू शुड स्कोर दोज चांसेस, और वो इन्होंने मिस किए। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वैसे वैसे यहां पर वुल्वरहैम्पटन और कॉन्फिडेंट हुई, और आप कह सकते हो कि वो भी 2-3 गोल मार सकते थे। ये वो टीम है जिनको गोल मारना नहीं आता, ये वो टीम है जिसको हर एक टीम ने ह्यूमिलिएट किया है इस प्रीमियर लीग के कैंपेन में, और वो ओल्ड ट्रैफर्ड पे आके 11 शॉट मार के चली गई, और उसमें से भी कुछ चांसेस ये थे जहां पर मैं कहूंगा कि अगेन भाई लेमन्स को सेव करने पड़ गए। आई डोंट नो भाई कि ये कोई एक हफ्ते की बात नहीं है, ये कोई गेम की बात नहीं है, ये कोई गलती की बात भी नहीं है। अब तो सबको पता है कि क्या गलती करता है, ठीक है। इन गेम सब्स्टिट्यूशन भी बेकार है, जिग्जी ने गोल मारा, ठीक है, बाहर निकाल दिया, फिर उसके ऊपर से यहाँ पर ये कमेंट कर दिया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि ऐसा नहीं है कि 3 अटैकर होने के बावजूद आप तीन अटैकर होंगे तभी आप अच्छा अटैक करोगे, अगर आप कम अटैकर लोगे, ज़्यादा मिडफील्डर लोगे तो भी ज़्यादा। तो मतलब कुल मिला के उसने जस्टिफाई कर दिया कि भाई उसने जिग्जी को यहाँ पर क्यों बाहर किया। देखो सीन ये है कि ये प्रोजेक्ट कभी अच्छा था भी नहीं, ये बीच में कभी हुआ भी नहीं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये ख़त्म भी बहुत ही गंदे लेवल पे होगा। इट्स जस्ट कि डैमेज लिमिटेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि कितना कम डैमेज है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि रूबन एमरिम अपने एंड से करा कि उसके पास टैक्टिकल वर्सेटैलिटी भैया नहीं है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है आदमी, वो मोस्ट प्रॉब्ली लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आए बाएं दाएं, वो हर एक एंगल से किसी भी एंगल से चले जाए, कोई सा भी प्लान BCD, ठीक है, BSD के कोई सा भी प्लान ले ले वो, लेकिन आना उसको वापस से बैक थ्री पे है, बिकॉज दिस इज दी ओनली जहां पर उसको समझ में आता है कि मैं टॉप फ्लाइट में, टॉप लीग में, मैं किसी भी टीम के साथ मैं अल्टीमेटली अचीव सिर्फ इसी के साथ करूंगा और इसी के साथ कर सकता हूं, ये सिस्टम है उसका, तो काम तो नहीं करेगा, ठीक है। रही बात ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेसमेंट की, नहीं होता भाई, दिस टीम इज डिवॉइड ऑफ एनी आइडेंटिटी, ठीक है, दिस टीम इज डिवॉइड ऑफ एनी, आप कह सकते हो क्लच नहीं है। सेस्को बढ़िया लगा मेरे को, कुनिया की परफॉर्मेंस मेरे को खराब ही लगी, एडन एवन ऑफ कोर्स बढ़िया था, आई थिंक यहाँ पर फ्लेचर का नॉट गुड, और काफ़ी सारे मैंने देखा जो कमेंट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद हाउ जो रूबन एमरिम है वो जिस तरीके से इन गेम सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इन गेम डिसीजंस ले रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड का क्राउड भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट ही लगा था, पेशेंट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नाउ टायर्ड ऑफ दिस होल सिस्टम। खैर, बात करें चेल्सी वर्सेस बर्नमथ की, 2-2 ड्रॉ हो गया, लेकिन इससे ये हाईलाइट निकाल सकते हो कि एंटोइन सेमेन्यो ने फाइनली फेयरवेल दे दिया है, और फेब्रिजियो ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि मैनचेस्टर सिटी के साथ अब हेयर वी गो बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो एंटोइन सेमेन्यो
मैनचेस्टर सिटी हमको आते हुए दिख रहे हैं। सब चीज़ क्लियर है। एंटोइन सेमेन्यो प्लेयर ने क्लब को हाँ कर दी है, प्लेयर ने फेयरवेल दे दिया है और यहाँ पर पेमेंट स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर सविनियो और ऑस्कर बॉब में से मैनचेस्टर सिटी किसको ऑन सेल रखेगी, ये देखने वाली बात है। एट द सेम टाइम क्रिस्टल पैलेस ने यहाँ पर टॉटनम से ब्रेनन जॉनसन को खरीदा है 35 मिलियन में। तो टॉटनम ने यहाँ पर एक्चुअली में लॉस लिया है। उस प्लेयर को, जिस प्लेयर को उन्होंने 47 मिलियन में खरीदा था, उसको अब वो 35 मिलियन में सेल कर रहे हैं। टटकले ये लगाई जा रही है कि भैया यहाँ पर टॉटनम हॉटस्पर साविनियो या फिर ऑस्कर बॉब में से किसी एक पे झपट्टा मार सकती है। एंड एट द सेम टाइम आप ये मान के चल सकते हो कि क्रिस्टल पैलेस के ऑफर को मैच किया जाया है बर्नमथ के थ्रू, क्योंकि उनको भी भाई एंटोइन सेमेन्यो का यहाँ पर रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पर इस समय अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट अगर ट्रांसफर मार्केट की बात करें, सबसे बड़े रूमर की बात करें, तो दैट इज कमिंग फ्रॉम बार्सिलोना, क्योंकि भाई वो दूसन लाहोविच मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज से ये कंफर्म है कि भैया दूसन लाहोविच के जो एजेंट है उनकी बार्सिलोना से बतियाई हुई है, टोटू चल रहा है यहाँ पर। और क्योंकि 2026 समर ट्रांसफर विंडो में दूसन लाहोविच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर फ्री एजेंट के तौर पे बार्सिलोना साइन कर सकती है। आपको लग रहा होगा तो बहुत खुशी की बात है कि लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म होने के बाद उसको रिप्लेस दूसन लाहोविच है, लेकिन भाई फैन बेस टोटली मेल्ट डाउन में है। दे आर सेइंग कि भाई पैसा जस्ट फॉर द सेक मत खर्च करो। आई थिंक यहाँ पर यह है कि बार्सिलोना इस तरीके से जा रही है क्योंकि लो रिस्क डील है। बट अगेन लोग कह रहे हैं कि भाई देखो दूसन लाहोविच को यूवेंटस इसलिए भी जाने दे सकती है क्योंकि 12 मिलियन कमा रहा है वो, 12 मिलियन की सैलरी, जो कि बार्सिलोना डेफिनेटली दूसन लाहोविच जैसे प्लेयर के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकती, देना भी नहीं चाहेगी। एट द सेम टाइम बार्सिलोना ने ये भी डिसीजन ले लिया कि वो 30 मिलियन का जो क्लॉज है उसको ट्रिगर नहीं करेंगे मार्कस रैशफोर्ड के लिए, विच आई थिंक इज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय बार्सिलोना, क्योंकि वो यहाँ पर ये चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड पर दबाव बनाना है तो मार्कस रैशफोर्ड को भेजना ही पड़ेगा। और शायद से वो उस 30 मिलियन के प्राइस टैग को 15-20 तक खींच के लेके आना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड तो यार नेट पॉजिटिव ही है। असल में बात यह है कि दूसन लाहोविच लेवेंडोव्स्की के ऊपर तो है ही नहीं, वो उस पर अपग्रेड तो बहुत दूर की बात है, वो उसका रिप्लेसमेंट या फिर उसका 75% कंपनसेशन भी नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि एक्चुअली में लाहोविच फेरान टोरस से भी बेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। अगेन आपको वो फ्री पे मिल रहा है तो ये एक बहुत ही वो लग रहा है कि लो रिस्क वाली डील है, बट एट द सेम टाइम अगेन हिज वेजेस और वो साइनिंग बोनस वगैरह तुमको पता ही है क्या सीन होता है। तो काफ़ी सारे लोग तो भाई उस चीज़ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि भाई बार्सिलोना कोई डील नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि इतने सारे सोर्सेज है तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद से बार्सिलोना यहाँ पर इस डील को एक्सप्लोर कर रही है। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से लाहोविच, अब देखो अगेन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इट्स हंसी फ्लिक जिसके अंडर वो आ रहा है, तो हंसी फ्लिक तो समझ रहे हो लाहोविच को कर ही देगा। खैर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रोनाल्ड अराउजो की। तो भैया रोनाल्ड अराउजो बार्सिलोना ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं, सेकंड ट्रेनिंग उन्होंने अपनी पूरी कंप्लीट करी है, साथ ही पेड्री और कुंडे ने भी भाई अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जनवरी में डिफेंस के नाम पे यही पैकेज करके दिया जा रहा है कि रोनाल्ड अराउजो बैक एंड गुड है। अगेन सारे स्पोर्टिंग डिफरेंस को साइड में रख के पर्सनल अगर हम वो रखें तो भाई रोनाल्ड अराउजो के वापसी आने पर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि एक बंदा जो मेंटल स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा उसका विक्टिम था वो फाइनली वापस आ चुका है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। खैर बात करें यहाँ पर अब रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड ने डी स्टेफेनो में यहाँ पर पब्लिक के सामने ट्रेन किया और विनीसियस जूनियर को अच्छा खासा रिसेप्शन मिला है भाई। विनीसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड टीवी के साथ बात करते हुए भाई पूरी तरीके से कमबैक की तैयारी करी है, समझ रहे हो। टेंशन है भी और नहीं भी, बट आई थिंक इट वॉज वेरी गुड टू सी कि विनीसियस जूनियर सामने आया और उन्होंने रियल मैड्रिड टीवी को इंटरव्यू दिया। हालांकि तो बेलिंगम और फेडरिको वाल्वर्दे ने भी दिया है, और विनीसियस जूनियर पता है हम्बल लगा, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। एक मैड्रिड फैन ने अगर वो सुना होगा, वो पढ़ा होगा, तो वो खुशी होगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। खैर बात करते हैं यहाँ पर न्यू ऑफसाइड रूल की। तो भाई फीफा ने अंदेशा दिया है कि आर्सेन वेंगर का जो एडवाइस था कि नया ऑफसाइड रूल होना चाहिए जहाँ पर प्लेयर तभी ऑफसाइड होगा जब वो प्लेयर से पूरा हटके होगा। यानी कि अभी तो ये होता है कि अगर प्लेयर का हाथ हो, उंगली हो, तीसरी टांग हो, दोनों टांगों में से कोई हो, बाल का हो, जरा सा भी अगर डिफेंडर से आगे है तो वो ऑफसाइड है। अब ये होगा कि अगर प्लेयर की पूरी बॉडी ही यहाँ पर डिफेंडर से आगे, पूरी बॉडी लाइक दिस तो यहाँ पर ऑफसाइड कहा जाएगा।
अब इससे भाई पहला तो देखो हांसी फ्लिक को ही जा रहा है कि इसकी हाई डिफेंसिव लाइन पिलेगी, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा डीप डाउन अगर सोचोगे तो फुटबॉल के लिए मेरे ख्याल से नेट नेगेटिव ही है यार, क्योंकि एंटरटेनमेंट फुटबॉल थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। सारी टीम्स फिर हाई लाइन तो छोड़ ही दो, मिड ब्लॉक, मतलब फिर टीम्स ऑफ साइड ट्रैप लगाएंगी ही क्यों जब उनको पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। और फुटबॉल अब उस तरीके पे जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है जहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अगेन इसका प्राइम एग्जांपल हंसी फ्लिक है, लेकिन आप बाकियों की भी तो देखो, लो ब्लॉक्स और देखने को मिलेंगे तो टीम्स कम स्पेस होगा, अगेन चुतियाप सा होगा गेम। तो मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर ये ऑफसाइड रूल नहीं आना चाहिए। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। बाकी भाई साल का आखिरी दिन था, आखिरी दिन तुम्हारे से मिल लिए, तुम्हारे से बातचीत हो जाएगी कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखो भाई, आई होप कि तुम्हारा ये साल अच्छा रहा हो, और नए साल पे भी एक अच्छी वीडियो के साथ तुमको मिलेंगे। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार के साथ ध्यान रखो, और भाई अगर पार्टी करने जा रहे हो तो कर लो, मेरा क्या है, बट अगेन जस्ट बी सेफ। ऐसे लिखते हुए मत पकड़े जाना कहीं।